बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर ये है कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को ताहुक्म सानी मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया। इसका मतलब ये है कि वो MOU जो अमेरिका और ईरान के दरमियान साइन हुआ था, अब इसकी कोई हैसियत नहीं है। एक तरफ अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया, डोनाल्ड ट्रंप से सवाल हुआ कि क्या अब भी आप मुआहदे में ईरान के साथ मौजूद हैं, तो उन्होंने कहा कि अब इस मुआहदे की कोई हैसियत नहीं है। इसके बाद पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से कोशिशों का आगाज़ कर दिया, लेकिन ये कोशिशें कारगर साबित होती हुई हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि एक तरफ धोखा है, दूसरी तरफ दिफा है। और ऐसे वक्त में अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया जब आप MOU साइन करके टेबल से उठे। दोस्तों, अब तक की जो तफसीलात खबर एजेंसी ने शेयर की हैं, इसके मुताबिक ईरान की पाकिस्तान इनकलाब की बहरिया ने आबने हुर्मुज़ को ताहुक्म सानी बंद करने का ऐलान कर दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान इनकलाब का जो मौक़िफ़ है कि एक बहरी जहाज़ ने गैर मंजूर शुदा रास्ते से गुजरने की कोशिश की, जिस पर वार्निंग फायरिंग की गई। बयान में कहा गया कि आइंदा इत्तला तक किसी भी बहरी जहाज़ को आबने हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान इनकलाब ने खबरदार किया कि अगर दुश्मन इस वाक़े को बहाना बनाकर किसी भी किस्म की गलती करता है तो इसको सख्त जवाब जो है वो ईरान की तरफ से भुगतना होगा। दोस्तों, ऐसे वक्त में जब अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है, आखिरकार वाइट हाउस में ऐसा क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप को यू टर्न क्यों लेना पड़ा? और दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 3 महीनों के अंदर साबित किया कि अमेरिका की तारीख में अगर बदतरीन क़यादत अमेरिकी अवाम ने कभी देखी है तो वो डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत है। अमेरिका को पहली दफ़ा दुनिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर जगहंसाई का सामना करना पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो अपने वादे का पास नहीं रखता, डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार अमेरिका के प्लेटफॉर्म से दुनिया को धमकियां दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय यूनियन के साथ एक लड़ाई करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप अपने पुराने इत्तेहादियों को नाराज़ कर देते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो हालात हैं वो बहुत ही डोमेस्टिक, अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको ख़राब नज़र आएंगे। अब दोस्तों, इस पूरी सिचुएशन के अंदर सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ? तो उसका जवाब है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को अब ये एहसास उनके एडवाइज़र्स दिला रहे हैं कि सरकार, आप जंग से निकल आए, आपने MOU के ऊपर दस्तखत कर दिए, लेकिन इसका आपको पॉलिटिकल कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप बम ईरान के ऊपर दोबारा नहीं गिराते, और आपको बम गिराने के बाद अपनी फतह का ऐलान करना होगा। और इसी रास्ते पर चलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान उसे आज से ठीक 3 माह पहले करना चाहिए था, वो 3 माह के बाद कर रहा है, जब उसने अपनी इज्जत को गंवा दिया, अपनी ताकत का मजाक बनवाया। दुनिया में अब ईरान जैसी कुव्वत उसके सामने खड़ी है और आबने हुर्मुज़ बंद हो गया। क्या अमेरिका इसको खुलवा सकेगा? मिडल ईस्ट कैसे खुलवा सकेगा? यूरोप कैसे खुलवा सकेगा? तो जवाब है नहीं। दोस्तों, इस पूरी सिचुएशन के अंदर एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि ट्रंप ने वार्निंग जारी की, और अगर कत्ल की साजिश हुई और कत्ल करने की कोशिश की गई तो ये वार्निंग क्या है? मिसाइलों की धमकी और बढ़ती हुई कशीदगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के खिलाफ सख्त तरीन वार्निंग जारी की गई, और एक बार फिर वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान कशीदगी को आलमी तवज्जो का इस वार्निंग ने मरकज़ बना दिया। ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर ईरान ने उन्हें कत्ल करने की कोशिश की तो अमेरिका फौरी और बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाई करेगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की जानिब से इनके खिलाफ मुमकिन हमले की सूरत में अमेरिकी फ़ौज ने जवाबी कार्रवाई के लिए पहले ही तैयारी कर रखी है। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ हज़ारों मिसाइल इस्तेमाल किए जा सकते हैं और अमेरिकी फ़ौज ईरान के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाने की सलाहियत रखती है। ये बयान दोस्तों एक ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिकी मीडिया में ऐसी इतलात सामने आई कि इसराइल ने अमेरिका के साथ मुबीना तौर पर ऐसी इंटेलिजेंस मालूमात शेयर की जिनमें ट्रंप को निशाना बनाने की ईरानी मंसूबे का खदशा जाहिर किया गया। मुबीना खतरा और इंटेलिजेंस मालूमात का सवाल रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने अमेरिका को ऐसी मालूमात फराहम की जिन्हें ईरानी मनसूबाबंदी से जोड़ा जा रहा है। ताहम इन मालूमात की नौइयत, वक्त और ज़राए के बारे में मुकम्मल तफसीलात अवामी सतह पर सामने नहीं आ सकी। ये पहलू अहम है क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स अक्सर इब्तदाई अंदाज़ों पर मबनी होती हैं जिन्हें मज़ीद तस्दीक, तज्ज़िये और हुकूमती जायज़े की ज़रूरत होती है। बाज़ इसराइली ज़राए के मुताबिक अगरचे ये मालूमात संजीदा नौइयत की थी, लेकिन अमरीकी हुकाम ने उन्हें फ़ौरी और बराह रास्त ख़तरा करार नहीं दिया। इससे ज़ाहिर होता है कि वाशिंगटन और तल अवीव के दरमियान मालूमात के तबादले के बावजूद ख़तरे की तशरीह और मुमकिन रद्द-ए-अमल के हवाले से मुख्तलिफ सतहों पर एहतियात बरती जा रही है। सियासी पैगाम या अमली फ़ौजी हिकमत अमली, ये दूसरा सवाल है दोस्तों जो इस पूरे मंजरनामे पर आपको नज़र आएगा। ट्रंप का सख्त बयान सिर्फ सिक्योरिटी रद्द-ए-अमल नहीं है, याद रखेगा, बल्कि एक सियासी पैगाम भी समझा जा सकता है। अमरीकी सदूर अमूमन बैरूनी ख़तरात के जवाब में सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं ताकि मुखालफीन
اور ممالک جو کہ دشمن ہیں ان کو واضح پیغام دیا جا سکے کہ کسی حملے کی صورت میں جواب بہت ہی شدید ہوگا۔ دوستو تاہم ایسی دھمکیاں عالمی سفارتکاری میں پیچیدگی بھی پیدا کر سکتی ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان پہلے ہی کئی معاملات پر اختلافات موجود ہیں، جن میں جوہری پروگرام، علاقائی اثر و رسوخ اور مشرق وسطیٰ میں اتحادی گروہوں کا کردار شامل ہے۔ اگر کسی رہنما کے خلاف مبینہ سازش کی اطلاعات سامنے آئی تو ریاستی رد عمل فطری طور پر سخت ہو سکتا ہے، لیکن بڑے پیمانے پر فوجی کارروائیوں کی دھمکیاں خطے میں مزید عدم استحکام کا باعث بن سکتی ہیں۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان پرانی کشیدگی، امریکہ اور ایران کے تعلقات کئی دہائیوں سے کشیدہ رہے۔ خاص طور پر 2020 میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی امریکی حملے میں شہادت کے بعد دونوں ممالک کے درمیان براہ راست تصادم کے خدشات میں اضافہ ہوا، اور ایرانی حکام ماضی میں بھی بعض امریکی شخصیات کے خلاف سخت بیانات دیتے رہے، جبکہ امریکی حکام ایران پر خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کا الزام لگاتے رہے۔ دوستو تاہم کسی بھی ممکنہ حملے یا سازش کے دعوے کی آزادانہ تصدیق ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ اصل چیلنج اب کیا ہے؟ رد عمل اور احتیاط کے درمیان توازن۔ ٹرمپ کا بیان ایک بنیادی سوال کو اجاگر کرتا ہے۔ اگر کسی سربراہ مملکت کو خطرہ لاحق ہے تو جواب کس حد تک ہونا چاہیے؟ ایک طرف حکومت کی ذمہ داری کہ وہ اپنے رہنما اور شہریوں کی حفاظت کرے، جبکہ دوسری جانب بڑے پیمانے کی فوجی کارروائیوں کے فیصلے کی علاقائی اور عالمی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ایران کے خلاف کسی بھی کارروائی کے ممکنہ نتائج سے دو ممالک تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کی سلامتی، عالمی توانائی کی منڈی اور بین الاقوامی سفارتی تعلقات پہ بھی اس کا اثر پڑے گا۔ دوستو صدر ٹرمپ کا ایران کو دیا گیا وارننگ جو سٹیٹمنٹ ہے، امریکہ ایران کشیدگی کی ایک نئی مثال ہے۔ مبینہ قتل کی سازش سے متعلق اطلاعات کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے، لیکن ان کے حقیقی خطرے کی سطح، شواہد اور ممکنہ رد عمل کے بارے میں مزید جو واضح معلومات ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ اور موجودہ صورتحال میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ سیکیورٹی خدشات کا جواب اس انداز میں دیا جائے جو مؤثر بھی ہو اور خطے کو ایک بڑے تصادم کی طرف لے جانے سے بھی بچا سکے۔ اب آپ نے ایک بات یہ بھی یاد رکھنی کہ یہ جو ریئیکشن آیا ہے امریکہ کا یا اسرائیلی لابی کا، اوبیسلی انہوں نے تو اس قسم کی باتیں کرنی تھی، کیونکہ وہ نہ پاکستان کی ثالثی سے خوش تھے اور نہ ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے MOU کے اوپر دستخط کرنے سے خوش تھے، اور اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اختلافات بڑے، اگر آپ کو یاد ہوگا، اور انہوں نے ایک دوسرے کو پیغامات بھی دیے، ایک دوسرے کے اوپر تنقید بھی کی۔ دوستو امریکہ یہ باتیں کیوں کر رہا ہے؟ اگر آپ مصطفیٰ خامنہئی کی سٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا، جس میں انہوں نے بدلہ اور انتقام لینے کی بات کی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ سمیت دنیا کے ان تمام لیڈران کو یہ جواب دیا گیا کہ شہید رہنما سید علی خامنہئی اور تمام شہداء کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر کا یہ جواب تھا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اپنے تحریری بیان میں سپریم لیڈر مصطفیٰ خامنہئی نے کہا کہ ایران شہید سپریم لیڈر کے راستے پر ثابت قدم رہے گا۔ ان کی شہادت سمیت حالیہ جنگ میں شہید ہونے والے تمام افراد کے خون کا انتقام لیا جائے گا۔ یہ انتقام ہماری قوم کی خواہش ہے اور یہ ہر صورت پورا ہو کر رہے گا۔ ان جرائم کے ذمہ دار افراد کی نشاندہی ہو چکی ہے، وہ اپنے ساتھ اپنی قبروں تک پرسکون موت مرنے کی نامکمل خواہش لے کر جائیں گے۔ مصطفیٰ خامنہئی نے یہ بھی کہا کہ ہم رہیں یا نہ رہیں یہ وعدہ ضرور پورا ہوگا اور بہت جلد دنیا بھر کے آزاد انسان اس مشن کی تکمیل میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس سے پہلے مصطفیٰ خامنہئی دوستو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ انہوں نے جو سٹرینتھ اور جو انہیں سپورٹ اپنی عوام کی طرف سے ملی، اس کے بعد انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ پاپولر سینٹیمنٹ یہ ہے کہ بدلہ لیا جائے، انتقام لیا جائے، شہداء کی شہادت کا انتقام لیا جائے، جنہوں نے ہمارے محسن کو مار دیا، جنہوں نے ہمارے رہبر کو مار دیا، اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ان کی شہادت کا بدلہ لیا جائے۔ دیکھیں جب آپ کے معاملات کتاب سے جڑ جائیں گے نا تو پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے، کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے گھر میں شہادتیں دیکھی، اپنے خاندان کے لوگوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اب کس بات کا خوف؟ اور جو لوگ موت کے اتنے قریب سے آ جاتے ہیں تو پھر وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے، اور یہی ان کے جملوں کے اندر، ان کے الفاظ کا چناؤ، ان کی سٹیٹمنٹس میں آپ کو یہی چیز جو ہے دوستو نظر آئے گی۔ اور دوستو میں آپ کو ایک خبر اسی حوالے سے جو جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کی بات ہو رہی ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اور جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کا آغاز پہلے امریکی اتحادیوں سے ہونا چاہیے۔ شمالی کوریا کی طرف سے یہ ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی۔ شمالی کوریا نے نیٹو سربراہی اجلاس کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کا آغاز پہلے امریکی اتحادیوں سے کیا جائے۔ سرکاری خبر ادارے کے مطابق شمالی کوریا کے وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی اسلحے کے ذخائر میں تیزی سے اضافہ کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ نیٹو کے حالیہ اجلاس سے واضح ہو گیا کہ نیٹو ایک ایسا اتحاد ہے جو جنگ اور محاذ آرائی کے لیے تشکیل دیا گیا۔ مغربی ممالک کی جانب سے شمالی کوریا کو جوہری ہتھیار ترک کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش
मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। इसकी बजाय अगर जोहरी हथियारों के खात्मे की कोई कोशिश होनी चाहिए तो इसका आगाज़ नेटो के उन रुकन ममालिक से होना चाहिए जो जोहरी हथियारों के मुश्तरका इंतजामात में शरीक हैं। रिपोर्ट ये भी हुआ कि शुमाली कोरिया ने अपने जोहरी क़ुव्वत को मज़ीद मजबूत बनाने का फ़ैसला किया, जबकि शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग इन मुल्की फ़ौज को जदीद खतूत पर इस्तवार करने पर जोर दे रहे हैं। देखें, ये जहाँ तक नेटो का ताल्लुक है ना, ये मैं आपको एक बात बता दूँ कि नेटो के अंदर अगर कोई ये कहता है ना कि ये सिर्फ दिफा नहीं बल्कि जंगी हिकमत अमली के लिए भी इसे बनाया गया, तो ये बात बिल्कुल सरासर झूठ है। और लोग पॉलिटिकल एक बयानियाँ बनाने के लिए तमाम बातें करते हैं, पॉलिटिकल कैपिटल हासिल करने के लिए बातें करते हैं। दुनिया में अगर आप इन ममालिक को देखें जहाँ पे आपको डिक्टेटरशिप नज़र आती है, जैसा कि शुमाली कोरिया या फिर डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल में जदीद डिक्टेटरशिप, या पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड रजीम, यहाँ पर अफराद की ख्वाहिशात और इन ख्वाहिशात की तकमील के लिए सब कुछ किया जाता है। आपको आवाम की सपोर्ट नहीं चाहिए, आपको आवाम के ऊपर राज करना है। तो राज कैसे होगा? आप हुकूमत के ऊपर कब्ज़ा करके ताकत के बलबूते के ऊपर राज करते हैं। ऐसे ही है, ताकत आपके पास होगी तो आप राज करेंगे। इन ममालिक का मसला ये है कि ये डरा कर, धमका कर, जंगें छेड़ कर अपने इक़्तिदार को तूल देते हैं। मैं आपको इसकी 3 एग्जांपल दे देता हूँ। पहली चीज़, अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया पॉलिटिकल कैपिटल हासिल करने के लिए। मिड टर्म इलेक्शन आ रहे थे। नेतन्याहू ने ग्रेटर इसराइल का प्लान लेकर वो चला, क्योंकि उसके खिलाफ बहुत सारे करप्शन के केसेस हैं और उसका एक ख्वाब था कि वो ग्रेटर इसराइल के इस प्रोग्राम को पूरा कर सके। और दूसरी तरफ उसने अपने करप्शन के केसेस को ख़त्म करवाना है। क्यों? अगर उसका ग्रेटर इसराइल का पैगाम या जो प्लान है वो पूरा नहीं होता तो फिर क्या होगा? उसके ख़िलाफ़ मुकदमात तकमील और फिर केसेस आगे बढ़ेंगे। फिर उसने एक और काम ये किया कि उसने अपने मुखालफिन को दबाने के लिए अपनी इस जंग को तूल दे दिया। फ़लस्तीन के अंदर जंग, लेबनान के अंदर जंग, ईरान के अंदर जंग, और वो ये कह रहा है, उसने अपनी जो पार्लिमान है वहाँ भी जाकर ये बात उठाई कि क्योंकि हम हालत जंग में हैं, लिहाजा मैं ईवान से दरख्वास्त करता हूँ कि हमें सपोर्ट करे। तो जंग को बुनियाद बनाकर वो अपने लिए एक रास्ता निकाल रहा है। शुमाली कोरिया के अंदर भी यही है कि देखें, पूरी दुनिया हमारे ख़िलाफ़ हो गई, इसलिए हम अपने आप को नेटो के मुकाबले में मज़ीद ताकतवर बनाएंगे। अब चौथी जो एग्जांपल है वो है भारत की। भारत के अंदर भी क्या होता है? यही होता है ना कि मुसलमानों के ख़िलाफ़, कश्मीर के ख़िलाफ़ सर्जिकल स्ट्राइक्स और कुछ ना कुछ वहाँ पे चलता रहेगा। बाहर के इलेक्शन आए, वहाँ भी ये काम शुरू हो गया। तो जितने भी आपको ये आइडियोसिंक्रेटिक वेरिएबल्स, शख्सियात, अफराद जो ताकत के बलबूते पर दुनिया पे अपने ममालिक के अंदर अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहती हैं, वो यही काम करें। जंगें छेड़ कर, फसादात बर्पा करके, लोगों के हकूक़ को पामाल करके ये सब कुछ किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको ना आखिर में डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से एक और ख़बर दे दूँ, और ये ख़बर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जंग के दौरान एक तो आपके आर्सेनल मुसलसल वहाँ से जहर, गोला बारूद और दुनिया को ख़त्म करने की बातें हो रही हैं। दूसरी चीज़, आर्सेनल आपके ओपन होते हैं तो कम भी तो होंगे ना, अगर इस्तेमाल होंगे तो फिर ज़ख़ीरे कम भी होंगे, फिर उनको भरने के लिए आपको मज़ीद ऑर्डर दरकार हैं। इस जंग के दौरान जहाँ पे पॉलिटिकल कैपिटल हासिल करने के लिए लोगों ने जंगों के अंदर गए, फसादात बर्पा किए और अपना एक महाज बनाकर बैठे हैं, वहीं पे एक काम ये हुआ कि लोगों की जो दौलत थी इसमें दोस्तों बेपनाह इजाफा जो है वो देखने को मिला। और दोस्तों, ये बेपनाह इजाफा कैसे हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे दौरे सदारत के दौरान उनकी दौलत में नुमाया इजाफे ने एक बार फिर ये बहस छेड़ दी है कि आया एक सदर अपने ओहदे से अलग रहते हुए अपने कारोबारी मफादात का इंतज़ाम कर सकता है, और क्या ऐसे मामलात अवामी एतमाद पर असरअंदाज होते हैं। देखिए, इन्होंने बिज़नेस ही किया, ये सारे बिजनेसमैन थे, इनका अवाम की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। जब पैसा ज़्यादा आ जाता है ना तो फिर लोग कहते हैं कि यार पैसा तो बहुत है जी, क्यों ना सियासत भी करिए, ताकत आनी चाहिए, इक़्तिदार, प्रोटोकॉल, चंडे वाली गड्डी। दिस इज़ व्हाट इन पाकिस्तानी कल्चर तो यही होता है, लेकिन अमेरिका के अंदर भी अब यही है। डोनाल्ड ट्रंप के पास बेपनाह पैसा है। आप ट्रंप टावर को जाकर देखें, उनके बिजनेसेस को देखें, शिकागो के अंदर आपको पता जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से बिजनेसमैन और फिर बिजनेसमैन के बाद एक पॉलिटिशियन और बीच में एक्टर भी बना, और वो क्या कर रहा है। दोस्तों, इस पूरे अरसे में इस तमाम सियासतदान इनके एहसास से अरबों मालियत के बन गए। ट्रंप के मुताबिक उनकी माली कामयाबी एक मजबूत मईशत और बढ़ती हुई स्टॉक मार्केट का नतीजा है, जबकि उनके हामी इसे उनकी कारोबारी महारत और पॉलिसीज़ की कामयाबी करार देते हैं। तहम नाकदीन कहते हैं कि उनकी आमदनी के ज़राए की सिर्फ मार्केट की बेहतरी से जोड़ना मुकम्मल तस्वीर पेश नहीं करता। अब दोस्तों, सवाल ये है कि दौलत में इजाफा
मार्केट या कारोबारी सरगर्मियां। ट्रंप की माली तरक्की के बारे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये इजाफा कहां से आया। अगरचे स्टॉक मार्केट में बेहतरी सरमायाकारों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, लेकिन बड़े कारोबारी मालिकान की दौलत में इजाफा अक्सर मुख्तलिफ ज़राए से होता है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की आमदनी में क्रिप्टो करेंसी मनसूबे, रियल एस्टेट, ब्रांडिंग मुआहदे और दीगर कारोबारी मामलात का एक अहम किरदार था। इससे ये जाहिर होता है कि उनकी माली कामयाबी को सिर्फ स्टॉक मार्केट के रुझान से बयान करना एक महदूद तशरीह हो सकती है। यहाँ बुनियादी मसला सिर्फ दौलत में इजाफा नहीं, बल्कि ये सवाल है कि आया एक सदर की ज़ाती कारोबारी सरगर्मियाँ, सरकारी पॉलिसियाँ और किसी मुमकिना मफादात का टकराव का बायस बन सकती हैं। और ब्लाइंड ट्रस्ट का मामला ये भी इसके साथ जुड़ा, ये भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। कानूनी और इखलाकी फ़र्क। सदूर के माली मामलात में ब्लाइंड ट्रस्ट एक अहम तस्वुर है। इसका मकसद ये होता है कि सदर अपने माली असासों के फ़ैसलों से अलग हो जाए ताकि हुकूमती फ़ैसले ज़ाती फ़ायदे के शुबे से महफूज रहें। ट्रंप का ये भी कहना है कि उनके असासे एक ऐसे इंतज़ाम के तहत हैं जो मफादात के टकराव को रोकता है। ताहम नाकदीन का मौक़िफ़ है कि एक मुकम्मल ब्लाइंड ट्रस्ट में सदर को अपने असासों की तफसीलात तक रसाई नहीं होनी चाहिए, जबकि ट्रंप के इंतज़ाम में ये आज़ादी मौजूद है कि वो अपने माली मामलात के बारे में मालूमात रख सकें। ये बहस कानूनी अगर कहा जाए कानूनी बहस से ज़्यादा ये इखलाकी नौइयत की एक इसका जो पर्सपेक्टिव है वो ज़्यादा मॉरल होगा। अगरचे कोई इंतज़ाम कानूनी तकाज़े पूरे कर सकता है, फिर भी अवामी एतमाद का मेयार ज़्यादा सख्त हो सकता है। दोस्तों, सदारती तनख्वाह अतिया करने का दावा, ये भी इन्होंने दावा किया। ट्रंप ने ये दावा किया कि वो वाहिद सदर हैं जिन्होंने अपनी पूरी सदारती तनख्वाह अतिया की। तारीख़ी रिकॉर्ड इस दावे को कमज़ोर करता है। अमरीकी तारीख़ में बहुत सारे ऐसे सदूर आए, जिस तरह जॉन एफ कैनेडी हैं, उन्होंने सदारती तनख्वाहें खैराती मकासद के लिए अतिया कर चुके हैं। यानी उनमें से अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं ना कि मैं तनख्वाह नहीं लेता, तो ये दावा बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि उन्होंने कहा था जी कि मैं वाहिद प्रेसिडेंट हूँ इन द अमेरिकन हिस्ट्री जिसने ऐसा किया। लेकिन तारीख़ आपको इसका एक डिफरेंट किस्म का जवाब देगी, और डोनाल्ड ट्रंप शायद तारीख़ पढ़ते नहीं हैं, और जिससे उन्होंने ईरान की तारीख़ नहीं पढ़ी और आकर ईरान के ऊपर हमला कर दिया। अगर उन्होंने ईरान की तारीख़ को पढ़ा होता, या कम से कम अपने 18 जो एजेंसीज़ थी उनकी रिपोर्ट को पढ़ा होता, तो वो आज ईरान के ऊपर हमला करने की गलती ना करते, चूँकि आज उनका पॉलिटिकल कैपिटल ख़त्म हो गया, उनकी पूरी शनाख्त ख़त्म हो गई, और वो शख्स जो अमन के दाई का दावेदार था आज आपको मारा मारा फिरता हुआ नज़र आएगा, और उसके अब हाथ में कुछ नहीं है। दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो थी। इरफान हाशमी टॉक्स में काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके सामने पेश हुआ। मैं बहुत सारी माज़रत चाहता हूँ। इंशाल्लाह आज से ये सिलसिला दोबारा शुरू हो रहा है, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 3 से 4 वीडियोस 9-9 मिनट की इरफान हाशमी टॉक्स में छोटी वीडियोस बनाएं, सवालात हों, तज्ज़िये हों, और ख़बरें आप तक ज़्यादा से ज़्यादा हम पहुँचाएँ। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।